हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बाद इन्वायरमेंट का सेक्शन डिस्कशन करेंगे। विजन आईएएस का जो पीटी 365 का अपडेटेड मटेरियल है, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अभी हम लोग पीटी 365 की जो अपडेटेड की पार्ट 1 है फरवरी से अप्रैल का, ये बार बार लोगों को डाउट था, ये अपडेटेड एक मटेरियल की बुकलेट है, ये डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हम लोग इसी का जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, ठीक है, इन्वायरमेंट का सेक्शन है, इसको डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में, जैसा कि हर सेक्शन में मैंने पहले बताया है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, आपको पढ़ना क्या है। और मैं आपको पहले बता दूँ दोस्तों कि मैंने ये बात ऑलरेडी बता रखी है कि हमेशा आपको जो नोट्स हैं वो ऐसे बनाने हैं इन्हीं पेजेस पे। ये जो इंडेक्स वाले पेज हैं इसको ओपन कर लीजिए, इन्हीं पेजेस पे ऐसे नोट्स बनाइए ताकि ये बार बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो जैसे जलवायु प्रत्यास्थ अनाज में, इसमें जो काम की चीज़ है, जैसे मोटे अनाज या फिर मोटे अनाज का जो वर्ष है यूनाइटेड नेशन का किस साल का जो डिसाइड हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली वो सब आप लोग को यहीं पे लिख लेना है ना। एक सेकेंड, वापस वो इंडेक्स ओपन हो जाए, ठीक है। तो आप देखोगे इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, यहीं पर ऐसा करना है, नोट्स बना लेना है, ताकि जो जैसे राष्ट्रीय जलवायु सुभेद्यता आकलन रिपोर्ट है तो ये कौन जारी करता है यहीं पर लिख लेना है, ताकि जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करो तो आपको पूरा ये जो पीटी 365 का मटेरियल ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, जब तक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग डिस्कशन में आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये भी आपको बताते जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछेगा और कैसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछेगा। तो ये भी मैं इस तरह से फॉर्मेट में भी डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी दिमाग में वो करके चलना होगा। इसके अलावा मैंने पहले बोला था कि जब हम लोग कोई भी पीटी 365 का मटेरियल पढ़ेंगे तो आप लोग को तुरंत उसकी जो क्विज है, स्मार्ट क्विजेज होती हैं, तुरंत विजन का जो वेबसाइट है उसको खोलना है, स्मार्ट क्विजेस में लॉगिन करना है, तुरंत देना है, ठीक है। ये 3 काम आपको तत्काल तरीके से कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो तरीका है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इन्वायरमेंट में बेसिकली आपको कई चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो कई छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है और कई कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स, ये बेसिकली इन्वायरमेंट में काम में आता है। अच्छा, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो किस तथ्य पे आधारित है, उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, उसका जो सोर्स है वो पिछले 5 साल का पेपर है। पिछले 5 साल के पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसी हिसाब से जो करंट में चीज़ें न्यूज़ में है, मैं आपको चीज़ें बताते हुए चलूँगा। और मैं ये बताते चल रहा हूँ कि कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन चीज़ नहीं है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, पहला, कोई समझौता हुआ है, ठीक है, समझौता हुआ है इन्वायरमेंट का, तो वो ध्यान में रखना है। उसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इंडिया है कि नहीं, ठीक है, ये। दूसरा, कोई इंडेक्स जो रिपोर्ट आई है, इंडेक्स या रिपोर्ट, पहली बात इसमें क्या ध्यान में रखनी है, कौन जारी करता है। और दूसरी बात, अगर आप लोग याद रख सकें तो भारत की रैंक, इंडेक्स में भारत की रैंक अगर याद कर सके तो, नहीं तो कौन जारी करता है ये यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, भारत की रैंक ये यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, कौन सा क्षेत्र न्यूज़ में रहा है, कौन सा क्षेत्र न्यूज़ में रहा है। दूसरा, कौन से जीव जंतु या फिर पौधे या वनस्पतियां, जैसे आप लोग को याद होगा यूपीएससी में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, सेन्ना स्पेक्टेबेलिस, इस तरह का है ना, प्रोसिफस जूलिफेरा क्या है, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी कई बार से पूछ चुकी है, प्रोसिफस जूलिफेरा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन आपके तभी सही होंगे जब आप कौन सी वनस्पति न्यूज़ में है वो ध्यान में रखेंगे तो, ठीक है। जैसे आप देखेंगे सेन्ना स्पेक्टेबेलिस मुख्यतः नीलगिरी में आक्रामक प्रजाति थी, प्रोसिपस जूलिफेरा गुजरात में ऐसे ही आक्रामक प्रजाति थी। इन्हीं कारण से ये चीज़ें न्यूज़ में रही थी और ये यूपीएससी पूछती है। तो हम ये भी ध्यान में रखेंगे कौन सी वनस्पति या कौन सा जानवर न्यूज में रहा है। इसके अलावा जो जानवर है दोस्तों, जानवर की आपको ये देखना है IUCN का स्टेटस क्या है, ठीक है, IUCN का स्टेटस, ये जानवरों का ये देख लेना है। मैं महत्वपूर्ण बताते जाऊंगा, ये देखना है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी चौथी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि भारत सरकार, ये बार बार पेज नंबर चेंज हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, वापस हम लोग आगे एक सेकेंड में। तो देखिए, कई बार दोस्तों भारत सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है, भारत सरकार प्रोजेक्ट चला रही है। तो जो इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी देखेंगे आप इंडिया राइनो विजन है, यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, इंडिया राइनो विजन, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। तो देखिए, यूपीएससी के लिए इसका कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, इंडिया राइनो विजन का, और यूपी पीसीएस के लिए कब शुरू हुआ
और कहाँ हुआ, कब और कहाँ, यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए इसका कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन इसमें भागीदार है, तो ये सब यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग दोनों चीज़ें साथ साथ में करते जाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा इन चारों पांचों चीज़ जो मैंने बताई कि किन समझौते में भारत शामिल है, इंडेक्स कौन से हैं, ठीक है, इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है, जो क्षेत्र या पौधे या जानवर न्यूज़ में है वो, उनकी IUCN स्टेटस, और भारत सरकार जो प्रोजेक्ट्स चला रही है, ठीक है, भारत सरकार जो प्रोजेक्ट चला रही है और जिन, ठीक है, प्रोजेक्ट में भारत सरकार भागीदारी ले रही है। तो ये 5-6 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और इस आधार पे दोस्तों PT 365 का ये जो मटेरियल है वो कंप्लीट करना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे मेरे बारे में देख सकते हैं, और मैं 2 बार UPSC के इंटरव्यू में हिंदी माध्यम से दोस्तों मैंने मेंस और प्री सब हिंदी माध्यम से दिया और हिंदी माध्यम से मैं अपीयर्ड हुआ हूँ, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं मेरे बारे में अधिक जानकारी के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे पर्यावरण के सेक्शन से, ठीक है, कि अब हमें करना क्या क्या है, और इसको हम लोग इसी हिसाब से जो मैंने बताया वही देखते जाते हैं। तो देखिए, पहली बात कह रहा है क्लाइमेट रिजाइलेंट ग्रेन्स, ठीक है, जलवायु प्रत्यास्थ अनाज की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्लाइमेट रिजाइलेंट ग्रेन्स का मतलब क्या है, वे ग्रेन्स या वे अनाज जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य कम है। जैसे आपको पता होगा कि गेहूं है, जैसे गेहूं है, या फिर आपको पता होगा चावल है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी उत्पादकता घट जाती है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद इनकी उत्पादकता घट जाती है। लेकिन कुछ अनाज ऐसे हैं जैसे मोटे अनाज, खासतौर पे जो मोटे अनाज हैं वे जलवायु परिवर्तन के प्रति कम सुभेद्य, यानी इनकी उत्पादकता उस हिसाब से नहीं घटती है बल्कि कई बार बढ़ भी जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जलवायु प्रत्यास्थ अनाज, ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन का उनकी उत्पादकता पर कम से कम प्रभाव पड़ा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के भारतीय प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ सकता है सीधे सीधे कि यूनाइटेड नेशन द्वारा हाल में ही किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो यूनाइटेड नेशन ने किया है 2023 को। तो दोस्तों ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान में रखना है यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यूपीएससी के लिए क्या है, बस कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट समझते जाइए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मोटे अनाजों के बारे में बताया हुआ है कि ऐसे समूह हैं जिन्हें अनाज की फसलों या मानव आहार या पशु चारे के रूप में व्यापक स्तर पर उगाया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे 2-3 तरह के हैं। एक मुख्य मोटे अनाज हैं जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये आता है, ठीक है। गौण मोटे अनाज हैं जैसे फॉक्सटेल, लिटिल, कोदो, प्रोसो या, ठीक है, या सांवा, ये है। इसके अलावा देखेंगे राजगीरा और कुट्टू, ये छद्म मोटे अनाज है। यहाँ पे मोटे अनाज लिखा हुआ है, सूडो मिलेट्स हैं, बेसिकली छद्म मोटे अनाज है, ठीक है। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि राजस्थान भारत में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये राजस्थान को बनाए हुआ है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 20% जो एरिया है वो राजस्थान में बोया जाता है, ठीक है, राजस्थान में ग्रेटर देन 20%। उसके बाद महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले नंबर पे राजस्थान, ठीक है, ये देखेंगे। यूपीएससी के लिए दोस्तों ये वाले फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले फैक्ट्स एग्जैक्टली स्टेटमेंट के माध्यम से यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना। अच्छा, राजस्थान बेसिकली सर्वाधिक क्षेत्र के मामले में है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में है। ये आइडिया मैं कतई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में हुआ कि नहीं, ये कई बार अलग हो सकता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि है ना, कमेंट सेक्शन में ये पूछने के बजाय कि सर हार्निया हो गया है तो IAS बन सकते हैं कि नहीं, या सर डायबिटीज़ है तो IAS बन सकते हैं नहीं, के बजाय ये बताइए कि सर किस राज्य में सर्वाधिक मिलेट का उत्पादन होता है, ठीक है। तो मोटे अनाजों की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, ये दूसरे तीसरे स्थान पे हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। महत्वपूर्ण फैक्ट जो यूपीएससी के लिए है ये है विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ठीक है, कौन है, भारत है। ये बात दिमाग में आपको रखना है, सबसे बड़ा मोटे अनाजों का उत्पादक भारत है। विश्व बाजार में इनकी हिस्सेदारी 41% है। तो आप देखेंगे ग्रेटर देन 40% है। तो यूपीएससी ये दोनों को एक एक स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि विश्व बाजार में हिस्सेदारी 41%, मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, ठीक है। कब की जाती है इनकी खेती, खरीफ के मौसम में, मुख्यतः खरीफ के मौसम में की जाती है, ठीक है। यानी चावल के साथ साथ बेसिकली चावल वाला जो मौसम होता है भारत में
बाजरा, रागी और ज्वार की खेती। ये बाजरा, रागी और ज्वार की खेती मुख्यतः खरीफ के मौसम में की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद इसका फायदा बताया है, बहुत सारा इसका फायदा बताया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज बात ध्यान में रखिएगा, एक जो महत्वपूर्ण फायदा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग रीड कर लीजिएगा। प्री के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी चीज़ें मेंस के लिए, मेंस के लहजे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग पीटी पे फोकस कर रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे फोकस पीटी करेंगे, बाकी आप लोग रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जो लाभ है, कई बार आप देखेंगे यूपीएससी स्टेटमेंट देखिए ये चीज़ें पूछ देती है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखेंगे आप, धान के खेतों से मीथेन उत्सर्जन होता है, ठीक है, धान के खेतों से CH4, और CH4 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ये बात दिमाग में रखनी है। लेकिन जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं ये कार्बन स्थिरीकरण करती हैं, मतलब कार्बन का यूज करती है, जबकि आप देखेंगे धान क्या है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहा है। लेकिन जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं ये क्या कर रही हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन कर रही हैं, इसका मतलब देखेंगे जलवायु परिवर्तन में कमी ला सकती हैं। जबकि धान क्या कर रहा था, GHG उत्सर्जन कर रहा था, ठीक है, और ये जलवायु परिवर्तन में कमी ला रही हैं, इसीलिए इसको जलवायु प्रत्यास्थ बोला जाता है, ठीक है। जलवायु प्रत्यास्थ इस कारण भी बोला जाता है। और जो मैंने बताया क्लाइमेट रिजाइलेंट फसलें हैं, मतलब क्लाइमेट के चेंज के प्रति जो इनकी संवेदना है वो कम है, ठीक है। देखेंगे कम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, और आप देखेंगे उत्पादकता बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये चीज आप एक बार इसको देख लेंगे, बाकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ना। और स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि स्वास्थ्य कैंसर कारक रोधी तत्व हैं, ग्लूटोन मुक्त होते हैं, ठीक है, मधुमेह पीड़ित लोगों के लिए लाभप्रद होते हैं। तो ये बात भी दिमाग में रखिएगा कि जो मोटे अनाज होते हैं उसमें ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए, ठीक है, जो लोग डायबिटिक पेशेंट है ना और चाह रहे हैं कि सर मेडिकल में क्या होगा, तो वो लोग यार ये खाओ, मोटे अनाज खाओ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, तो डायबिटीज वालों के लिए अच्छा होता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद और कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, जो है हम लोग रीड करते हुए जाएंगे। बाकी जो यूपीएससी यूपीपीएससी में जो क्वेश्चन बने थे वो मैंने बता दिया कि एक स्टेटमेंट यही दे सकता है कि एक यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट देगा कि मोटे अनाज वाली फसलें वायुमंडल से कार्बन का स्थिरीकरण करती हैं, जबकि धान के खेतों से मीथेन गैस उत्सर्जन होती है, ठीक है। तो कई बार लोग इस पर कंफ्यूज होंगे कि ऐसे कैसे भाई, दोनों फसलें हैं तो दोनों के साथ भेदभाव का है, ठीक है। तो भेदभाव नहीं, ये है तो है, हम क्या कर सकते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए। तो सरकार द्वारा पहली बात ये चलाया गया इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, INSIMP चलाया गया है। मोटे अनाजों के गहन संवर्धन के माध्यम से पोषण संबंधी सुरक्षा हेतु पहल। तो देखिए दोस्तों, मोटे अनाज क्योंकि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पोषक तत्व युक्त होता है, मोटे अनाज पोषक तत्वों युक्त होता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011-12 में ये चलाई है, ठीक है। और ये बेसिकली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY इसको बोला जाता है शॉर्ट में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का ही एक अंग है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी क्या हुआ है हाल में ही, जो PDS प्रणाली है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और जो मिड डे मील है, उसमें पोषक अनाजों के समावेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार क्या कर रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्यों में किसके, मोटे अनाजों के निरंतर वृद्धि करती रही है ताकि प्रोत्साहन मिलता रहे। और 2018 को भारत सरकार ने घोषित किया था मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कब किया है, 2023 को किया है। यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहाँ पे है ना, देखो MSP, किस फसल का भारत में आपको पता होगा 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। आपको बताना इन 24 फसलों में किसका सबसे न्यून है न्यूनतम समर्थन मूल्य और सबसे अधिक किसका है, तो ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये यूपीपीसीएस ज़्यादा चांस है कि यूपीपीसीएस, और गेहूं और चावल इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य आप इस बार का देख के जाइएगा, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कई बार पूछता है सीधे 1870 1875 एकदम ऐसा ऑप्शन देता है और कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, कंफ्यूजिया न जाइए वहाँ पे, इसलिए ये दोनों देख के जाइएगा, ठीक है। तो गेहूं चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्लस मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य किसका है, सबसे कम किसका है और सबसे अधिक किसका है, ठीक है, ये आपको देख के जाना है। अब इसके बाद दोस्तों मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोटे अनाजों का डिंडोरी मॉडल। डिंडोरी कहाँ पे जगह है, मध्य प्रदेश की एक जगह है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में क्या किया गया है, मोटे अनाज को पुनर्जीवित करने की पहल की गई है, ठीक है। किसके द्वारा, आईफेड के द्वारा। आईफेड एक है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ठीक है, इसके द्वारा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पुनर्जीवित करने के पहल का समर्थन किया गया मोटे अनाजों को। और बेसिकली दो चीज, कोदो और कुटकी। कोदो एक चावल होता है, चावल का फसल है कोदो, है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में कोदो की आपूर्ति की जाती है जो उगाते हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ है कि पोषण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है और मोटे अनाज की खेती को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण
भूमिका इसने निभाई है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। डिंडोरी मॉडल बहुत ही फेमस है, मध्य प्रदेश का डिंडोरी मॉडल। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब मेंस में लिखते हैं ना हम लोग केस स्टडी, कई लोग पूछते हैं सर केस स्टडी कैसे लिखते हैं, तो केस स्टडी ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये जो बताया ये बेसिकली यही केस स्टडी है, इसी तरह से केस स्टडी लिखते हैं, बताते हैं कि क्या फायदा हुआ, तो 1.5 से 2 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, ये दिमाग में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जलवायु सुभेद्यता आकलन रिपोर्ट। ठीक है, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। जनरली दोस्तों ये वाला क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण जाता है, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। जनरली ऐसा ऑप्शन आता है तो हम लोग सीधे टिक करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय टिक करके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है, अच्छा ये दिमाग में रखिएगा। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देखिए लिखा हुआ है, एक सामान्य फ्रेमवर्क का प्रयोग करके भारत में अनुकूलन संबंधी योजना के लिए जलवायु सुभेद्यता आकलन रिपोर्ट जारी की है। बेसिकली ये रिपोर्ट कुछ नहीं, ये बता रहा है कि जो भारत के विभिन्न राज्य और जिले, तो 2 बात ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट 2 चीज़ों पर फोकस है। राज्यों का भी जलवायु सुभेद्यता आकलन कर रही है, जिलेवार भी आकलन कर रही है। तो यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक स्टेप घुस के अंदर कई बार यूपीएससी इस तरह से पूछ सकता है, यह रिपोर्ट राज्य आधारित है, ठीक है, या यह रिपोर्ट जिला आधारित है। तो आपको दिमाग में रखना है राज्य और जिला दोनों आधारित यह रिपोर्ट है। ठीक है, दोनों की जलवायु सुभेद्यता आकलन करता है यह रिपोर्ट। ठीक है, अब बेसिकली कैसे आकलन करता है तो उसका प्रोसीजर क्या है हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। एक बार बस ये समझ लेते हैं कि आप आईपीसीसी की रिपोर्ट देखेंगे जो असेसमेंट रिपोर्ट 5 है। ठीक है, इसी को ये लिखा हुआ है आईपीसीसी AR5 असेसमेंट रिपोर्ट। असेसमेंट रिपोर्ट का मतलब मूल्यांकन रिपोर्ट 5। आईपीसीसी समय समय पर विश्व को बताती है कि जलवायु परिवर्तन से कौन सी सुभेद्यता आने वाली है, क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो उसी के लिए जो 5वीं रिपोर्ट है उसके आधार पर जो जो चीज़ें बताई गई वो बनाया है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अब देखिए जब मेंस में कोई क्वेश्चन आए तो मेंस में ये वाला डायग्राम उठा के डाल देना है वहाँ पे। तो क्या है, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर, 3 चीज़ें हैं। देखिए वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर और हजार्ड, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसी को बोला है रिस्क। इसका इम्पैक्ट है रिस्क, और इसमें रिस्क के बारे में बताया है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको बेसिकली बस यही बात समझनी है जो मैंने बताया कि क्या समझनी थी कि कौन जारी किया है, DST जारी किया है, जलवायु परिवर्तन सुभेद्यता आकलन रिपोर्ट। ठीक है, और ये क्या है, देखिए 2 चीज़ है, वर्तमान जलवायु संबंधी दशाओं का राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सुभेद्यता का आकलन करना, साझा प्रणाली फ्रेमवर्क का उपयोग करके सुभेद्यता आकलन करने के लिए राज्यों की क्षमता निर्माण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो 2 चीज़ ध्यान में रखनी है कि राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सुभेद्यता का आकलन किया गया है। और कैसे आकलन किया, तो इसने एक सुभेद्यता सूचकांक बनाया है, सुभेद्यता सूचकांक बनाया है। ठीक है, बहुत सारे संकेतक हैं उसके, कोई भी सूचकांक आपको पता ही होगा कि बहुत सारे संकेतक होते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज भारत सरकार ने 2004 में शायद शुरू की थी। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, 2008 में भारत सरकार ने शुरू की थी। ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, सीधे सीधे यही पूछ सकता है। और ऑप्शन जो मैंने दिया, एक 2004 पूछ लेगा, 2006 दे देगा, 2008 दे देगा और 2010 दे देगा। बोलेगा कब नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज इंडिया में शुरू किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 2008 में स्टार्ट किया गया था। इसमें कितने भाग हैं, तो यह भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके 8 भाग हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं 1-2 इंपॉर्टेंट वाला बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, ऊर्जा के लिए मिशन, निवास पर मिशन, जल मिशन, ठीक है, जल मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालयन पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो ये बेसिकली 8 इसके स्तंभ हैं या 8 अवयव हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के, और ये 2008 में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2008 में शुरू था, इसके 8 भाग थे। ठीक है, 8 महत्वाकांक्षी मिशनों का प्रारंभ किया गया था। ये बात आपको दिमाग में रखनी है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, और इसमें कुछ काम की बात नहीं है। तो वही बताया कि जो अब बताया कि हिमालयन पर जो मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इसका उद्देश्य क्या है, तो हिमालयी क्षेत्र के हिमनदों को पिघलने से रोकने संबंधी उपाय करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ है नहीं। DST का जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जोखिम आकलन फ्रेमवर्क जो है 2014 में जो आईपीसीसी की जो 5वीं असेसमेंट रिपोर्ट थी, आकलन रिपोर्ट था, उस पर आधारित है। ठीक है, उसी पर आधारित है। और उसमें क्या बताया था, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी और एक्सपोजर, इन तीनों का क्या आपसी संबंध है। तो वही देखिए तीनों बताया था, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर, ये तीनों का इंटरसेक्शन बनाता है रिस्क। तो यही बात
जो 5वीं रिपोर्ट है असेसमेंट रिपोर्ट 5 उसने बताई थी, 2014 में आई थी असेसमेंट रिपोर्ट 5। तो ये भी महत्वपूर्ण है, यह भी यूपीपीसीएस। अभी तक हम लोग यूपीपीसीएस के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि ये यूपीपीसीएस में ही पूछता है ऐसे क्वेश्चन फालतू वाले कि कब जारी हुआ था। तो आईपीसीसी की 5वीं असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में जारी हुई थी, है ना। अब उसमें क्या था आप समझ ही गए होंगे, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो रटने की भी जरूरत नहीं है, खास तौर पर दोस्तों रटने की भी जरूरत नहीं है। अब जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो इसका शॉर्ट नोट्स क्या बनेगा, जो इंडेक्स खोलेंगे आप तो इसका शॉर्ट नोट्स केवल यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स में केवल 2-3 चीज़ें लिखनी है। तो एक बार मैं यहाँ पे बना के आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि यार आप लोग में से कोई चीज़, जो बच्चे नए हों आज पहला दिन क्लास देख रहे हैं, वो लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर, क्लियर इसको मिटा देता हूँ पहले। क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर देखो सीधे पहले तो यहाँ पे जलवायु प्रत्याशा अनाज वाले में क्या लिखना था, तो यही लिखना था कि भारत मोटे अनाजों का, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही लिखना था आप लोगों को कि भारत मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। फिर यहां पे लिखना था मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक, कोई बात नहीं, वो क्लिक होते ही चेंज हो जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये लिखना था, फिर यहाँ पे लिखना था कि 2023 को यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है, ठीक है, और भारत 41% उत्पादन करता है विश्व के मोटे अनाजों का। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर लिखनी थी। और एक चीज़ और लिख लेना था, राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है, राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। 3 चीज़ें यहाँ पर लिखनी थी। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखनी थी, केवल डीएसटी जारी करता है और राज्य, और बस 2 चीज़, मतलब यहीं पे मैंने बता ही दिया, चलो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना। बार बार ये भाई साहब आज इनका दिमाग खराब हो गया, कोई बात नहीं। तो आपको क्या बताना था कि बेसिकली ये क्या कौन जारी करता है, डीएसटी, और राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जारी करता है आईपीसीसी के 5वें असेसमेंट रिपोर्ट जो कि 2014 में आई थी, उस पर आधारित है। और आपको चौथा चीज लिखना है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज एनएपीसीसी, इसको शॉर्ट में लिखना है, 2008 में 8 अवयवों के साथ स्टार्ट की गई थी। तो ये 4 पॉइंट आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस इसके अलावा आपको इस टॉपिक में और कुछ नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है, ठीक है। कैसे रिपोर्ट बनी, क्या बनी, है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें देखना नहीं है, बाकी हम लोग एक बार देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप इसको देखेंगे। अब अगला है, ठीक है ना। अब अगला क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सूचकांक है बेसिकली उसमें आपको ध्यान रखना है कौन जारी करता है। तो जर्मन वाच द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI, ठीक है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन जारी करता है, जर्मन का एक थिंक है, जर्मनी का जर्मन वॉच, ठीक है, यही जारी करता है। और इसमें बेसिकली क्या बताता है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, देखो नाम है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है, यानी कौन सा देश कितना क्लाइमेट के प्रति रिस्क है। तो जो शुरू के टॉप होंगे वो सबसे ज्यादा रिस्क होंगे। ये मत समझिएगा कि जो टॉप है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नहीं, जो टॉप इसमें कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पे है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ठीक है। तो भारत पहले ज्यादा टॉप करता था, पहले 5वें नंबर पे था, अब 7वें नंबर पे हो गया। तो भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है, ठीक है। ये बस आपको बस इसमें समझना है और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। तो बस क्या ध्यान रखना है, यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए कम है, यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच, ठीक है। अगला क्या है, वही बताया कि एनएपीसीसी की घोषणा 8 महत्वाकांक्षी मिशनों के द्वारा शुरू की गई थी। अब अगला है आईपीसीसी, ठीक है, जो हम लोग बार बार नाम सुनते रहते हैं कि, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका नाम है, इंग्लिश में नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ये किसके अंतर्गत आता है, WMO और UNEP। तो ये ध्यान रखना है, इन दोनों के द्वारा मिलकर 1988 में स्टार्ट किया गया था। 195 सदस्य देश हैं। ये बेसिकली क्या करता है, आकलन देता है। देखिए ये समझिएगा, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता है, बात समझिएगा। एक ऑप्शन यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीसीसी क्या करता है, रिसर्च करता है, एक दे देगा कि रिसर्च करता है। तो ध्यान रखिए, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता है। बेसिकली जो विश्व में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही हैं उनको मिला के एक जगह सिंथेसाइज करके एक रिपोर्ट देता है, आकलन करके रिपोर्ट देता है। मान लो मान लो IIT रुड़की ने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये आईपीसीसी उसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक एनालिसिस दे देगा। आईपीसीसी का काम ये है केवल, ठीक है। तो आप देखोगे WMO और UNEP इन दोनों के द्वारा शुरू की गई। तो आईपीसीसी बराबर लिख लेना WMO प्लस UNEP, ठीक है, और लिख देना ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद नहीं कराती है बल्कि क्या करती है, वैज्ञानिक आधार पर उनके आकलन देती है, ठीक है, अनुकूलन एवं संबंधित आकलन देती है, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। अब इसके बाद बताया 14 प्रमुख संकेतक कि हम लोग को ध्यान से देखना उतना नहीं है, है ना। एक बार रीड करके मन करे आगे बढ़ जाना, कौन कौन से संकेतक के आधार पे वो जो
रिपोर्ट है वो जारी की गई है, ठीक है। अपने बस का नहीं है तो हम वो चीज़ देखते ही नहीं है, ठीक है। एक चीज़ जो आप ध्यान में ये रख सकते हो, अति सुभेद्य जिलों की श्रेणी में असम, बिहार और झारखंड टॉप में है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक बार देख लो कि असम, बिहार और झारखंड टॉप कर रहे हैं अति सुभेद्य जिलों की श्रेणी में, ठीक है ना। रिलेटिवली हाई वल्नरेबिलिटीज के कौन है, तो ये वाले जो हाँ इधर वाले जो देश राज्य हैं, ये मतलब वेस्ट ईस्टर्न जो पूर्वी राज्य हैं वो हाई वल्नरेबिलिटी है। आप देखोगे दक्षिण भारत हमेशा से ही कम वल्नरेबिलिटी रहा है, कम ही रहेगा, ठीक है। और बेसिकली जो है ना, तो ये बात आप इस आधार पे भी तुक्का मार सकते हो। मैं फिर भी कहूँगा एक बार देख लो, बाकी ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना। इतना ध्यान से कौन कर पाता है। फिर अगला है, अगला कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। एक जो फैक्ट है मेंस के लिए वो आप देख सकते हो। एक आप देखोगे इसके पहले एक ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने निकरा पहल चलाई थी, राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन कृषि पहल, ठीक है। तो इन्होंने ये चलाई थी। इस पहल में इन्होंने जिला स्तरीय सुभेद्यता मूल्यांकन आरंभ किया था। तो ये निकरा पहल किसने चलाई, ICAR ने। ये जरूरी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, बस सुन लो, ताकि क्या पता अगर मान लो 100 में से 0.0% चांस है और अचानक से आ ही गया, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं गौरव सर ने मना किया था कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो गौरव सर ने कहा था, है ना, ये मैं बच जाऊंगा उसमें, आप लोग का बचेगा नहीं बचेगा याद नहीं रहेगा, मुझे पहले पता है। इसमें जो ये वाला फैक्ट है वो UPSC मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, या UPP से जब आप मेंस लिखेंगे तो ये वाला फैक्ट डालिए वहाँ पे, कि कह रहा है कि वर्षा सिंचित चावल की उपज में 2.5% की कमी, मानव सिंचित चावल की उपज में 7% की गिरावट हो जाएगी, है ना, किससे, क्लाइमेट चेंज से। तो ये बात इसको बता रही है, ठीक है। गेहूं की उपज में देखो 6 से 25%, मक्का की उपज में 18 से 23%, इतनी कमी हो सकती है। देखो ना 1/4 उपज गिर सकती है क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। तो ये बात आप इसको देखिएगा। अब अगला बोल रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UNFCCC की जो फाइनल रिपोर्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के समय भारत ने अपनी तृतीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए होता क्या है, जो UNFCCC है, UNFCCC के अंदर आपको पता होगा, इसके अंदर ये क्या है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC है, ठीक है। इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। जो 92 का जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत इसका स्थापना हुआ था। इसके बारे में आप लोग देखो यार, है ना, एकदम बेसिक से तो हम लोग नहीं यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। बेसिकली UNFCCC का जो पेरिस समझौता हुआ था, तो पेरिस समझौते में यह था कि आप बताएंगे कि हर दूसरे साल में यह बताएंगे कि क्या आप कर रहे हैं। पेरिस समझौता को जो आपने वादा किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं INDCs, ठीक है, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो ये था, इसमें बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कितना उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में जो आपने डिसाइड किया INDCs, उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आपने कितना काम कर रहे हैं। उसके लिए बेसिकली बाई एनुअल यानी द्विवार्षिक अपडेटेशन रिपोर्ट देनी होती है, और भारत सरकार ये तीसरी रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, आपको INDCs याद रखने हैं। भारत सरकार के 3 इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे, INDCs बोलते हैं, अभिप्रेत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, इसको हिंदी में बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में याद रख लो INDCs। इसमें क्या है, ऊर्जा दक्षता, ठीक है। तो ये देखो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य। तो देखो 2 चीज़ है यहाँ पर, उत्सर्जन में कमी 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% की कमी करना है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन में क्या, उत्सर्जन इंटेंसिटी, देखो जो GDP के रेशियो में, GDP मान लो GDP 100 रुपये है, और 100 रुपये के कारण हम लोग, अगर GDP 100 रुपये है और 100 रुपये के कारण हम लोग उत्सर्जन अगर 130 टन CO2 का कर रहे थे, बेसिकली मान लो ये कर रहे थे 100 रुपये GDP, तो ये जो उत्सर्जन तीव्रता है, ये जो GDP 100 रुपये में 130 रुपये आ रही थी, मतलब कार्बन एमिशन, इसको क्या करना है, GDP के रेशियो में हमें घटाना है 2005 को बेस रेट मानकर। मतलब 2005 में मान लो ये था 100 रुपये GDP पे 130 टन कार्बन डाइऑक्साइड था, तो इस बेस रेट पर अब हमें क्या करना है, नेट CO2 नहीं कम करना है, ध्यान रखिएगा, नेट CO2 कम नहीं करना है भाई, क्योंकि हमारा विकास होगा, हमारी GDP भी तो बढ़ेगी। तो अब बस क्या करना है हमें, GDP अगर हमारी 200 रुपये होगी तो हम 2005 के हिसाब से ही काम चलाते रहते तो 260 टन करते। अब 260 की जगह हमें क्या करना है, इसका 30% से 35% में कमी लाना है। इसमें 30 से 35%, मतलब आप समझ लो 26 या 78, यानी 78 टन कमी, यानी 180 के आसपास, ऐसे समझ लो कि हमें 180 के आसपास टन ही उत्सर्जन करना है। तो ये हमारा बेसिकली टारगेट है कि GDP बढ़े लेकिन उत्सर्जन तीव्रता में कमी, बेसिकली GDP के रेशियो में उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% कमी, बस याद रख लो 2030 तक, ये ध्यान में रखना 2030 तक। लेकिन 2020 तक कितना करना है, 20 से 25%,
ठीक है। 2020 तक कितना करना है, 20 से 25%। तो ये भारत सरकार की स्वैच्छिक घोषणा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ये स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब से यह डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना करना है, लेकिन जब आप कर लोगे कि तो वो बाध्यकारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो, ये कोई फोर्स नहीं है कि आप इतना ही आपको करना है। भारत सरकार कहता नहीं हम 33 से 35 नहीं करेंगे, हम 20 करेंगे, तो 20 पे भी डन हो जाती बात, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि 33 से 35% भारत सरकार ने कहा है 2005 के स्तर से उत्सर्जन तीव्रता में कमी, उसका स्टेटमेंट होता है उत्सर्जन तीव्रता में कमी, ठीक है। इसके बाद है कि भारत सरकार ने दूसरा वादा किया था 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के समतुल्य कार्बन सिंक का निर्माण। बेसिकली पौधा ऐसा लगाएंगे, पौधे क्या होते हैं, कार्बन सिंक होते हैं, जो वातावरण में CO2 होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा पौधा लगा देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे कि 2.5 से 3 बिलियन टन, ठीक है। इसी के लिए आप देखोगे ग्रीन इंडिया मिशन चलता है, बेसिकली ग्रीन इंडिया मिशन इसी के लिए चलाया जा रहा है, पौधा रोपण के लिए। फिर अगला है अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि। तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि ये क्या है, बेसिकली 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत की हिस्सेदारी 40% तक करना है, और 2022 तक 175 गीगावाट का देखोगे आप अक्षय ऊर्जा, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना है, जिसमें 100 गीगावाट क्या था, सोलर एनर्जी था, ठीक है, सोलर ऊर्जा था। तो वही बात अपना बताया कि भारत सरकार ने बताया और भारत सरकार ने कहा कि हम सही दिशा में अग्रसर हैं, जो हमारी स्वैच्छिक घोषणा है उसके सही दिशा में अग्रसर हैं, हम एकदम काम अपना कर रहे हैं। बोल रहा है कि 2005 से 16 में उत्सर्जन तीव्रता GDP के 24% तक कमी हुई, ये रिपोर्ट बता रहा है, इसमें आपको ध्यान में नहीं देना है। महत्वपूर्ण बात क्या है, वर्तमान जो क्षमता है भारत की 2020 नवंबर में 37 के आसपास गीगावाट हम सोलर ऊर्जा संस्थापित कर चुके हैं। 2022 तक हमें इसको कितना करना है, 100 गीगावाट करना है। तो लगभग नामुमकिन लग रहा है, लेकिन ठीक है, मोदी हैं तो मुमकिन है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो 37 गीगावाट लगभग सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता अभी हमारे पास है, ठीक है। फिर आप देखोगे संचयी नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता, ठीक है, ये देखोगे आप 90 गीगावाट हो गई है, ठीक है। नवीकरणीय नेट जो नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता है वो 90 गीगावाट हो गई है, ठीक है। वन और वृक्षारोपण में भी वृद्धि हुई है। परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड योजना के परिणाम स्वरूप 13.28 मिलियन टन तेल बचत हुई है, टन ऑफ ऑयल एनर्जी, बेसिकली टन ऑफ ऑयल बचत हुआ है। अब ये क्या है, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड, जो भारी उद्योग हैं जैसे रेलवे है ना, इसके बाद इस्पात, इनके अंतर्गत ये योजना है कि ये क्या करेंगे, अपना ऊर्जा दक्षता सही करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखोगे जो NAPCC था, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। ये NAPCC में आप देखोगे यहाँ पे ये है बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी इफिशियंसी, NMEEE इसका नाम है, ठीक है। इंग्लिश में इसको नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी इफिशियंसी बोलते हैं। इसके तहत भारत सरकार क्या कर रही है, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड योजना चला रही है, यानी परफॉर्मेंस करो, अचीव करो और ट्रेड कर लो। बेसिकली जो उद्योग हैं, जो बढ़िया उद्योग हैं, जो भारी उद्योग हैं, वो क्या करेंगे, ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण लगाएंगे। ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण लगाएंगे तो मान लो पहले 100 टन ऑयल यूज कर रहे थे, अब ऐसा उपकरण लगाए, ऐसी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए, पैसा लगाए कि अब उनको 80 टन ही तेल यूज करना पड़ा, ठीक है। ऐसा काम हम किए, 80 टन ही यूज करना पड़ा। अब 20 टन जो तेल है, 20 टन तेल के बराबर ये सर्टिफिकेट अचीव करेंगे, अचीव कर लिया, ठीक है। पहले परफॉर्म किया, यानी 100 टन के बाद परफॉर्म क्या किया कि इन्वेस्टमेंट किया परफॉर्मेंस के लिए, अचीव किया 20 टन तेल की कमी। अब ट्रेड करेंगे, जो 20 टन तेल की कमी है ये क्या करेंगे, ये एनर्जी मार्केट्स में बेच देंगे कि हमने इतना दक्षता किया है, और बेसिकली सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट्स बेचा जाता है, ठीक है। तो ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ सेइंग्स, इसको आप बेच सकते हो। तो यही चीज है ना। तो परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड के तहत क्या हुआ है, आप देखोगे 13 मिलियन टन, बहुत ज्यादा है, 13 मिलियन टन तेल की बचत हुई है ना। लगभग 4 दिन, भारत में एक दिन में लगभग 4 मिलियन टन तेल लगता है। एक बार देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है ना, मैं तुक्का मार रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लेना। 13 मिलियन टन एनर्जी की बचत हुई है, ठीक है। इस बात को आप देखोगे, PAT जो योजना है। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना, ये PAT योजना किस मंत्रालय के तहत है, ठीक है, किस मंत्रालय के तहत है ये PAT योजना। अब अगला बार बताया कि एक ऊर्जा पर संसद की स्थायी समिति बनी, इसने विचार व्यक्त किया है कि लक्ष्य की प्राप्ति एक कठिन कार्य है, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति एक कठिन कार्य है, जो कि मैंने शुरू में ही बोला, लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा 2022 तक हमको प्राप्त करना था, अभी हम कितना कर पाए, 93 गीगावाट ही कर पाए,
ठीक है, आप देखोगे कि हमें 100 गीगावाट चाहिए सोलर एनर्जी, लेकिन अभी हमारी 37 गीगावाट, यहाँ पे आपने देखा होगा 3691, यही है ना, 3691 गीगावाट ही हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये हम लोग काफ़ी पिछड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है 2022 तक अभी टाइम है, तो हम क्यों पहले से रोएं। और दीर्घकालिक लक्ष्य हमारा क्या है, 2030 तक 450 गीगावाट दीर्घकालिक लक्ष्य है। ठीक है, तो ये नहीं प्राप्त करेंगे तो हम बोल देंगे हम दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जो भी हो। अब लक्ष्य क्या है, बहुत सारा है। देखो आप यहाँ पे लक्ष्य बताया हुआ है कि 100 गीगावाट है ना, राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत हमें उत्पादन करना है। 40 गीगावाट पवन ऊर्जा का 60 गीगावाट है। ठीक है, हरित ऊर्जा गलियारे है ना, हरित ऊर्जा गलियारे के तहत हमें 9700 किलोमीटर सर्किट मतलब बनाना है। अभी तक हम इतना बना चुके हैं, वो बात दिया। यहाँ पे चलो एक पॉलिटी का क्वेश्चन, जो स्थायी समिति है संसद की, पता है पहली बात आपको, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, आपको बताना है मंत्री इसका सदस्य हो सकता है कि नहीं, मंत्री इसका सदस्य हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आ रहा है। ठीक है, अब अगला, अन्य पहले बताया कि वैश्विक ग्लोबल इनिशिएटिव रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो एक चीज जो महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, यूरोपीय जलवायु कानून। अभी मैं क्वेश्चन करके भी बता दूंगा क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, ध्यान रखना है। यूरोपीय क्लाइमेट लॉ हुआ है, ईयू ने सदस्य देशों ने यूरोपीय जलवायु कानून पर एक समझौता किया है, जो वर्ष 2050 तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगा। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक समझौता किए हैं कि 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे, क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे। बेसिकली जितना है ना, जितना उत्सर्जन करेंगे उतना ही सिंक भी करेंगे, तो मतलब है ना, टोटल नेट उत्सर्जन जीरो करने का प्रयास कर रहे हैं, क्लाइमेट न्यूट्रल, बेसिकली क्लाइमेट न्यूट्रल होने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज एक बार समझो, इसको ना यूपीएससी जब क्वेश्चन देगा तो ये बोलेगा ईयू ने हाल में समझौता किया 2030 तक जलवायु तटस्थता पहुंचने के लिए समझौता किया, तो ध्यान में रखना नहीं 2050 तक है, ईयू ने 2050 तक जलवायु तटस्थता पहुंचने के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब देखोगे विजन का अगर आप क्विज भी दोगे तो इसमें यहाँ पर क्या करेगा, 2050 की जगह 2030 करके चिपका दिएगा, अगर पूछा होगा ये प्रश्न तो। ठीक है, हालांकि मैंने भी दी नहीं है, आप लोग से डिस्कशन करने के बाद मैं दूंगा क्विज। ठीक है, तो अब देखो एक बार, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लगभग 55% कम करना है ना, 2030 तक 55% कम करना है, जबकि जलवायु तटस्थता प्राप्त करनी है 2050 तक। अच्छा दोस्तों, मैं एक बीच में महत्वपूर्ण सूचना बता रहा हूँ कि 22 तारीख को चूंकि रक्षाबंधन है, तो यूपीएससी हिंदी बहनों के लिए स्पेशल ऑफर लेके आया है, 15% का डिस्काउंट बहनों के लिए दिया जाएगा, केवल बहनों को मिलेगा। ठीक है भाइयों, सॉरी है ना, रक्षाबंधन अभी है तो बहनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो 15% का डिस्काउंट यूपीएससी हिंदी दे रहा है अपने सारे टेस्ट सीरीज वाले कोर्सेज पे, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी जो यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, यूपी पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है वो केवल आपको 850 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है बहनों को, और 1275 रुपये में यूपीएससी की टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 88 40 75 19 12 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम। ठीक है, दो ही काम करिएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, है ना, क्योंकि देखिए मैसेज का रिप्लाई भी मुझे देना है, वीडियो भी मुझे बनाना है, खुद की पढ़ाई भी मुझे ही करनी है, तो इस कारण से कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, बाकी आप लोग कर भी सकते हैं, मना नहीं है, फिर भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यूरोपीय जलवायु कानून यहाँ पे आया है कि 2050 तक जलवायु तटस्थता ना प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, न्यूजीलैंड ने विश्व के प्रथम जलवायु परिवर्तन नियम जारी किए। न्यूजीलैंड ने बोला है कि भाई जो वित्तीय फर्में हैं, ठीक है, एक ऐसा कानून बना है, और देखो पहला देश बन गया, तो यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जब कुछ पहला वहला आ जाता है ना, यानी ये दोनों बेसिकली ये जो दोनों चीज है ना, ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस पूछेगा हाल में ही किस समूह ने 2050 तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करने के लिए एक प्रतिबद्धता दर्शाई है, तो ऑप्शन देगा ईयू, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, कॉमनवेल्थ, और एठो दे देगा है जो तालिबान। ठीक है, तो तालिबान टिक करके आप लोग आ जाएगा, वो सबको न्यूट्रल कर देंगे गोली मार मार के। ठीक है ना, तो ये है आपका मतलब ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है कि पहली बार जलवायु परिवर्तन नियम किसने जारी किए हैं, न्यूजीलैंड ने। क्या है बेसिकली नियम कि जो वित्तीय संस्थान है, जो वित्तीय फर्म है, वो बेसिकली बताएंगे कि जलवायु संबंधित जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल है ना, न्यूजीलैंड ने बनाया है, और ये इसका उद्देश्य क्या है, कार्बन न्यूट्रल 2050 तक कार्बन न्यूट्रल का दर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। आपको दोस्तों पता होगा कोपेनहेगन के बारे में एक बार सर्च कीजिएगा। ठीक है, कोपेनहेगन विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल शहर है, तो आप एक बार इसको सर्च कीजिएगा। पहले मत मानिएगा मेरी बात, मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है वो अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे। ठीक है,
है ना, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर हूँ नहीं, है ना, बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक स्मार्ट स्टडी का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम एग्जाम में नंबर अच्छे ला सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, तो ये बात क्लियर अंतर हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप इस बात को समझ पाएंगे कि 2050 तक कार्बन तटस्थ, है ना, दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, न्यूजीलैंड प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए बोला है कि वित्तीय फर्मों को बताना है कि कैसे जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का ये प्रबंधन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा यूपीपीसीएस का प्रश्न। तो पूछेगा कौन है, फिर है इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, बहुत सारे चलते हैं बेसिकली भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। साफ स्वच्छ ऊर्जा के लिए बहुत सारी पहलें चलती हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सीधी बात, बहुत सारे यहाँ पे समिट एंड लीडर समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा प्रारंभ किया गया, ये सब देखते रहना जरूरी नहीं है। यहाँ पर जरूरी है ये पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी पेस, यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों में पूछेगा पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखो एडवांस क्लीन एनर्जी भारत का किसके साथ सहयोग है। तो ऑप्शन दे देगा तालिबान, दूसरा दे देगा यूएसए, तीसरा दे देगा पाकिस्तान और चौथा देगा ईयू। तो देखो आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए, जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे उसमें आंसर टिक तालिबान कर देंगे, ठीक है। सही आंसर है यूएसए, ठीक है। तो ध्यान रखना है पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, ठीक है, 2009 में प्रारंभ की गई थी भारत और यूएसए के मध्य, जिसका उद्देश्य क्या है, अनुसंधान और परिनियोजन का समर्थन करके समावेशी तथा कम कार्बन उत्सर्जन युक्त समृद्धि में तेजी लाना। मतलब कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है, बस मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, इतना जो शुद्ध हिंदी दिया इसका यही मतलब है, क्लीन एनर्जी के माध्यम से निम्न कार्बन उत्सर्जन युक्त जो हमारा ग्रोथ है वो प्राप्त करना है, जो हमारा ग्रोथ है वो लो कार्बन रिच हो, ठीक है। तो पेस पार्टनरशिप किसके किसके बीच पहले तो ध्यान रखना है, भारत और यूएसए, तालिबान के बीच में नहीं है भाई, ठीक है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। यूएसआई सीईसी एक बार देख लीजिए, कुछ जरूरत नहीं है। अगला क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये देखो शॉर्ट नोट्स आप लोग साथ साथ में बनाते चल रहे होंगे, मुझे ये बात पता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग यार इतनी मेहनत कर रहे होगे कि शॉर्ट नोट्स साथ में बनाते चल रहे, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आके डिस्कशन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक क्या किया का एक अध्यादेश लाया गया, वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश। इसके तहत एक कमीशन बनाया गया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको पता होगा दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर एक होता था पहले ईपीसीए एक कमीशन था, एक बेसिकली एक बॉडी थी जो यहाँ पर प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदार थी, प्रदूषण कम करने के लिए जिम्मेदार थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर बनी हुई थी, ईपीसीए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बोला कि यार ये बहुत फालतू की बॉडी है, कुछ काम धाम करी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने नया बॉडी बना दिया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखो जो दिल्ली का क्षेत्र है, बेसिकली ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3-4 क्षेत्र मिला के यहाँ पर पॉल्यूशन आता है। आपको पता होगा पराली जला देते हैं कभी, है ना। यहाँ पे आप देखोगे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, बहुत सारे टीपीपीज हैं, तो ये थर्मल पावर प्लांट्स वातावरण में मरकरी, कार्बन, काली राख, ये सब उत्सर्जित करते हैं। तो ये सब क्या है, दिल्ली में जाके पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आप देखोगे कंस्ट्रक्शन चलता है, नोएडा में जगह जगह कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली में जगह जगह कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन से आप देखोगे पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ये सब उत्सर्जित होता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये सब का एक रेगुलेशन सही से हो पाए तो पूरे एरिया के लिए, बेसिकली केवल दिल्ली के लिए नहीं, ध्यान रखना है। देखो लिखा भी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश जो कि व्यापगत हो गया था, मतलब समाप्त हो गया था, उसके पुनः प्रख्यापित किया गया। तो ये पुनः मतलब दोबारा इसको लाया गया, अध्यादेश को दोबारा लाया गया। अब इसको देखना, तो ये जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये बोलेगा, आपको समझ में तो आ गया होगा, ये बेसिकली क्या करेगा, प्रदूषण नियंत्रण करेगा। ऑप्शन देगा यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में नहीं, यूपीएससी में, यह केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा। तो ध्यान रखना, नहीं, निकटवर्ती क्षेत्र जो उस पूरे क्षेत्र में प्रदूषण करते हैं वहां पर भी यह कार्य करेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यही चीजें जो मैंने आपको समझाई थी, है ना, कहीं लिखा है यहाँ पे, देखो पहले क्या था, ये अथॉरिटी थी, मैंने जो आपको बताया वही है कि मूल अध्यादेश के अंतर्गत एनसीआर और गंगा के मैदान के आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया गया था। सीएक्यूएम ने उच्चतम न्यायालय आदेश उच्च अधिकार प्राप्त पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण, यही है जो मैंने शुरू में बताया था, ईपीसीए, ठीक है, ईपीसीए बताया था ना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन
कंट्रोल अथॉरिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईपीसीए बोलते हैं, इसको प्रतिस्थापित किया। तो मैंने पहले बताया था कि क्या है कि पहले उच्चतम न्यायालय, देखो लिखा भी है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिदेशित, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने ईपीसीए का निर्देश दिया था गठन करने का। आपको पता है कि आर्टिकल 142, मैं यहाँ पे देखो रिवाइज भी कर रहा था, आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय को शक्ति देता है कि वह कार्यपालिका और विधायिका दोनों का कार्य कर सकता है, ठीक है। यानी जो निर्देश है उच्चतम न्यायालय चाहे तो एक एक्ट बना सकता है इस आर्टिकल 142 की शक्ति का प्रयोग करते हुए। तो उच्चतम न्यायालय ने बेसिकली इसी आर्टिकल की शक्ति का प्रयोग किया और ये यूपीएससी 2020 में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आर्टिकल 142 का पावर है ना, पूछा भी जा चुका, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ईपीसीए बना था, अब उसको प्रतिस्थापित किया किसने, सीएक्यूएम ने, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने। और इसको कहां पर प्राप्त है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों पर अधिकारिता प्राप्त है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है, बस यही सब बात है और कुछ नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ध्यान रखना जो अन्य लोग हैं, उद्योग, विद्युत संयंत्र या अन्य प्रदूषकों को, ठीक है, इनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास हो सकता है अगर निर्देशों का अनुपालन नहीं करेंगे। बेसिकली ये जो कमीशन है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर इसको कमीशन नहीं देंगे, पैसा नहीं खिलाएंगे, सॉरी गलत बोल गया मैं, इस कमीशन की बातों को अगर नहीं मानेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है, जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें किसानों पर कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है, यानी किसान अगर अपना जो ठूंठ है बेसिकली, है ना, या फिर पराली जलाएंगे तो उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं ना, तो ये सब ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अब अगला है कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए नए उत्सर्जन मानक हुए, न्यू इमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर पावर प्लांट। देखिए बेसिकली है क्या, ये मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको तुरंत। ये बेसिकली ये था कि एक न्यू इमिशन नॉर्म्स था। बेसिकली आपको पता होगा जो थर्मल पावर प्लांट है, मैंने पहले बताया था, मरकरी, है ना, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बहुत ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। अब क्या हुआ था कि इनमें एक चीज़ लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अगर आप ये लगा देते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस, क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है। तो क्या करता है, जो थर्मल पावर प्लांट से जो पॉल्यूशन निकलता है उस पॉल्यूशन को क्या करता है, कम करता है। ये पॉल्यूशन रोकथाम की एक विधि है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। वो क्या करता है, बेसिकली जो धुआं हो रहा था ना, जो धुआं राख वाख लेके उड़ रहा था, उसको प्रेसिपिटेट करा देता है, उसको चार्ज दे देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वहाँ पे चार्ज उसको दे दिया, धुएं को चार्ज कर दिया तो आपस में धुआं जुड़ने लगा, जुड़ के भारी हो गया तो प्रेसिपिटेट बन गया। शॉर्ट में ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाकर क्या किया जाता था, तो ये इमिशन कम करने का प्रयास किया जाता था। अब क्या कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हुआ, ये महंगा है, तो थर्मल पावर प्लांट लगाने में बोले कि यार हम पहले से इतने घाटे में चल रहे हैं, आप सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हो, आप हमसे रिन्यूएबल एनर्जी परचेज भी कराते हो, आप 50 चीज़ हमारे साथ कराते हो, है ना, तो अभी हमारे बस की नहीं है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और बाकी चीज़ें लगा पाएँ और जो न्यू एमिशन नॉर्म्स हैं उसको मान पाएँ। तो बेसिकली इसके लिए क्या किया गया, जो मंत्रालय है, जो MOEFCC है, इसने क्या किया है, समय सीमा को आगे बढ़ा दिया। पहले कम टाइम दिया था, अब बोला है कि ठीक है चलो तुमको टाइम दे दे रहे हैं थोड़ा सा और कर लो, इसको कर लो, ठीक है। तो वही बात है, तो इसने क्या किया है, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित समय सीमा को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो लिखा भी है, ठीक है, यहाँ पे देखो बताया है कि 3 कैटेगरी की लोग हैं, है ना, और अगर अब नहीं मानेंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा। अब क्या है कि देखो 3 कैटेगरी के लोग हैं। कैटेगरी ए जो NCR के 10 किलोमीटर के भीतर है, ठीक है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित थर्मल पावर प्लांट है, उनको 2022 तक कर देना है। फिर दूसरा जो नॉन अटेनमेंट शहर है, बेसिकली आपने देखा होगा नेशनल, है ना, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, बेसिकली उसके जो मानकों का पूरा नहीं कर रहे हैं, जो नॉन अटेनमेंट शहर हैं, उनके लिए 31 दिसंबर 2023। बेसिकली ये याद नहीं रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि 3 कैटेगरी के लोग हैं, बस इतना ध्यान में रखो कि 3 कैटेगरी के लोग हैं, तीनों कैटेगरी के लोगों को अलग अलग समय में क्या करना है, यह लक्ष्य पूरा करना है, ठीक है। नहीं पूरा करेंगे तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, ठीक है, दिमाग में रखना है। अब क्या है, जुर्माना लगेगा। साथ में एक चीज देख लेते हैं जो यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, CPCB। ये यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2018 या 19 में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस साल पूछा गया था, ठीक है, लेकिन मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। क्या है, एक वैधानिक संगठन है जिसको गठन कब किया गया था, जल अधिनियम के तहत किया गया था। ध्यान में रखना, इसका गठन जल अधिनियम के तहत किया गया था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन दे देता है इन्वायरमेंटल EPA, ठीक है, पर्यावरण, यहाँ कहीं लिखा है ये संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये दे देता है 1986, ये दे देगा, धीरे से सटका देगा, तो नहीं, गलत है। इसको जल अधिनियम के तहत बनाया गया था
और वायु अधिनियम के तहत इसको शक्तियां दी गई थी। ठीक है, तो जल अधिनियम के तहत बनाया गया, वायु अधिनियम के तहत इसको शक्तियां दी गई सीपीसीबी को। ठीक है, और ये क्या करता है, ईपीए के प्रावधानों के अंतर्गत तकनीकी सेवाएं भी देता है, मतलब एमओईएससीसी को तकनीकी सेवाएं भी देता है। अच्छा ध्यान रखना, वैधानिक संगठन है लेकिन अर्ध न्यायिक संगठन नहीं है, दिमाग में रहना है, अर्ध न्यायिक संगठन नहीं है। दूसरी बात, यह जुर्माना लगा देता है, जुर्माना लगा सकता है लेकिन अर्ध न्यायिक नहीं है। ठीक है, यानी सिविल कोर्ट की इसके पास शक्तियां नहीं है। बेसिकली अर्ध न्यायिक का सामान्यतः यही मतलब होता है कि इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं, लेकिन इसका सिविल कोर्ट की शक्तियां नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना होगा। अब अगला वही सब बताया है कि कणकीय पदार्थ मतलब पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पारा मतलब Hg, मरकरी, जल के उपयोग संबंधी पर्यावरणीय मानकों को अधिसूचित किया था 2015 में एमओईएससीसी ने। मैंने एक बात पहले बता दी कि ये सब निकलता है कहाँ से, थर्मल पावर प्लांट से। देखो यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी यही पूछेगा थर्मल पावर प्लांट से निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक तत्व निकलते हैं। ध्यान रखना, सब टिक कर देना। आप लोग सोचोगे यार कोयला जलता है तो पारा कैसे निकलेगा, कोयला में पारा वारा सब होता है, जो जो ऑप्शन मिलेगा सामान्यतः सारे ऑप्शन टिक कर देना, लॉजिक लगा के गलत हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन वैसा ही बनेगा जो मैं बता रहा हूँ। अब अगला क्या है, आप देखो कि यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये, अच्छा देखो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना, ये जो महत्वपूर्ण है, फिर मैं बैक टॉपिक जाके कवर करा दूंगा। देखो ये बहुत जरूरी, ये आप पूरी इमेज रख लेना अपने पास, है ना, इसको देखते रहना। क्या है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज्यादा कौन करता है, पावर इंडस्ट्री करती है, दिमाग रखना है। यानी ऊर्जा संयंत्रों से भारत में सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री, तो ऊर्जा और इंडस्ट्रीज मिला के, उद्योग मिला के लगभग 86% सॉक्स यानी सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। नॉक्स का उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट यानी वाहन उद्योग। ठीक है, परिवहन उद्योग बेसिकली क्या करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बेसिकली नॉक्स में सब आते हैं, NO2 आता है, ठीक है, NO3 भी आता होगा, NO3 तो नाइट्रेट हो जाता है, NO होता होगा, N2O होता होगा, तो जितने नाइट्रस, नाइट्रोजन ये ऑक्साइड्स हैं, इसका सबका उत्सर्जन कौन करता है, सबसे ज्यादा वाहन उद्योग। ठीक है, तो सॉक्स में आ गया आपका पावर इंडस्ट्री, नॉक्स में आ गया आपका पहले नंबर पे वाहन उद्योग, दूसरे नंबर पे फिर से वाहन ये परिवहन पावर, है ना। इसी तरह से आप देखोगे पार्टिकुलेट मैटर में बिल्डिंग मटेरियल, जो बेसिकली आप देखोगे जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो धूल उड़ता रहता है, उसी को पार्टिकुलेट मैटर 2.5 उसको बोलते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको ऑर्डर दिमाग में रखना है कि बिल्डिंग मटेरियल का सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री यानी उद्योग, पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। तो दो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है वाहन और पावर, यहाँ पे ध्यान रखना है पावर और इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको कॉम्बिनेशन दिमाग में रखना है, इसीलिए चित्र सामने लगा लो ताकि भूले नहीं। एटलीस्ट टॉपर्स तो याद रख लेना, एटलीस्ट आपको हर साल के IAS टॉपर तो याद ही होंगे, ये वाला टॉपर हुआ याद कर लीजिएगा, ये काम आएगा यूपीएससी में, IAS टॉपर काम नहीं आएंगे। ठीक है, अब इधर देख लीजिए। ठीक है, अगला क्या है ये देख लेते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग करने संबंधी नए नियम। बेसिकली आपको पता होगा जो थर्मल पावर प्लांट है चूंकि कोयला उपयोग करते हैं, अब कोयला उपयोग करते हैं तो कोयला काला है चट्टानों ने पाला, ये गाना था ना। तो ये क्या करते हैं, कोयला बेसिकली क्या करता है, जब जलता है ना तो पाउडर बनता है, जिसको आप चेहरे पे लगा लेंगे तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो वो पाउडर का 100% बोला है कि उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया कि भाई जो थर्मल पावर प्लांट्स कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के लिए 3 से 5 वर्ष की अवधि के भीतर फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य करते हैं। मतलब क्या करते थे, पहले जो कोयला पावर प्लांट वाले संयंत्र थे, ठीक है, वो क्या करते थे, बेसिकली जो फ्लाई ऐश होता था, बेसिकली जो राख होती थी, वो क्या करते थे, रख देते थे एक जगह, बड़ा रखते थे। अब यहाँ से धूल उड़ता था, कभी आग लग जाती थी तो पॉल्यूशन होता था, है ना। आग जानबूझ के लगा देते थे कहीं जाओ तो रहा नहीं है। अब क्या किया, बोले कि 100% उपयोग सुनिश्चित करो। अच्छा, महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है। अब देखो चूंकि यहाँ पे दिया है नहीं तो आप लोग की क्या जिम्मेदारी है, शुरू से बताया, तुरंत आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल कि क्या सही बता रहे हैं सर, तो सर सही बता रहे हैं। फ्लाई ऐश के उपयोग की नीति बनाने वाला पहला राज्य है भारत का महाराष्ट्र। चेक कर लेना आप लोग को कमेंट में। ठीक है, तो ये यूपी PCS का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो इधर, अब मैं बता रहा हूँ, तो ये जो फ्लाई ऐश है इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, सड़क बनाने में उपयोग होता है। इसके अलावा आप देखोगे ईंटा, ठीक है, ब्रिक इंडस्ट्री में, तो ये कई सारे इसके यूज हैं, तो यहाँ पर यूज होता है ना। इसके अलावा आप देखोगे पाउडर क्रीम भी बनता है ना। आप एक जो देखोगे फेयर एंड हैंडसम ये तो क्रीम आते हैं, बोलता है कि इसमें कोयला एक्सट्रैक्ट होता है जो खींचता है, वो पता नहीं क्या क्या है ना, ये सब है बेसिकली। अब देखो यहाँ पर वही बताया कि 100% उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसमें बोला गया कि जो अनुपालन नहीं करेंगे उसको
पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के तहत क्या किया जाएगा, 1,000 रुपये प्रति टन की दर से आर्थिक दंड देना होगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना होगा। ठीक है, वही बताया, तो उसी के बाद मैं आपको बता दिया कि पोर्टलैंड सीमेंट की तरह दिखती है परंतु अलग है। कंक्रीट सीमेंट उत्पादों, सड़क, धातु पुनर्प्राप्ति आदि में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, वही बात बताया, ये बात मैंने आपको शुरू में समझा दी। अब अगला हम लोग लास्ट टॉपिक आज का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, समुद्री कचरा। अब समुद्री कचरा पे आपको क्या दिमाग में रखना है, 2-3 चीजें दिमाग में रखनी है। पहली बात तो ये देखो, एक आपको चीज दिखेगी आगे, ये समुद्री कचरे का जो सबसे बड़ा दुनिया में क्षेत्र है वो है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जिसको हम लोग ने जीपी। यहाँ पे देखो ये 2 भागों से मिलकर बना है, एक ईस्टर्न गार्बेज पैच, एक को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न गार्बेज पैच। जो वेस्टर्न गार्बेज पैच है बेसिकली क्या है, ये समझ लो थोड़ा सा। ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है, ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का समुद्रों में बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, प्लास्टिक का बेसिकली देखोगे आप, जो मछली मारने वाली नावें हैं वो जाती हैं जाला वाला, इसके अलावा धूल धक्कड़, इसके अलावा जो लहर, यहाँ देखो कि यहाँ पे करंट्स चलती है, क्यूरोशियो धारा, ओएशियो धारा, ये नॉर्थ पैसिफिक करंट। तो ये जो करंट्स हैं ये एक जायर उत्पन्न करती हैं, एक गोल वाला एरिया उत्पन्न करती हैं, जिसे जो कचड़वा है ये क्या करता है, एक जगह आके इकट्ठा होने लगता है, एक जगह आके इकट्ठा होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये प्लास्टिक का बहुत बड़ा कचरा है। कहाँ पर है ये, तो ध्यान रखना है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। नाम ही देखो लिखा हुआ है ग्रेट पैसिफिक, नाम ही है ना पैसिफिक। तो कहीं ऐसा ना करना कि अगर क्वेश्चन पूछे कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहाँ है, तो आप लोग टिक मार दिएगा कि अटलांटिक, चाहे इंडिया में, ये सब नहीं टिक करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझ के टिक करना है। तो वेस्टर्न गार्बेज पैच आपको दिख गया, ये है क्यूरोशियो धारा के पास, कैलिफोर्निया धारा के पास आपको दिख गया होगा ईस्टर्न गार्बेज पैच। ठीक है, तो ये आपको दिख गया होगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आपको दिख गया होगा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। अब हम लोग आते हैं वापस क्या क्या किया जा रहा है या क्या क्या है। तो देखो समुद्री कचरे के लिए देखोगे आप लोग ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एक चलाया गया है, ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट चलाया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ग्लोबल पूछ सकता है, हाल में ही चर्चा में रहा ग्लोबल नहीं है, ग्लो लीटर, सॉरी है ना, माई मिस्टेक, ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जीपीपी किस चीज के लिए चलाया गया, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, है ना, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तालिबान, हमेशा तालिबान अब देगा ही, वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में, मैं तो जब कोई न्यूज़ चैनल खोल रहा हूँ तालिबान एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, मेरा दिमाग ही खराब हो गया तालिबान से। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन अब हर जगह तालिबान में दूंगा। ठीक है, इरिटेट आप लोग भी होंगे क्योंकि मैं भी बहुत हुआ हूँ। तो ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ठीक चलाया जा रहा है, किसके द्वारा आप देखोगे यहाँ पर बताया गया किसके द्वारा चलाया गया है। कौन चला रहा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और फाओ, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए प्रारंभिक वित्त पोषण नॉर्वे की सरकार के द्वारा नॉर्वेजियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन के द्वारा किया जाएगा। तो बस आपको पहला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये लाइन है, यानी ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जीपीपी कौन चला रहा है, फाओ प्लस आईएमओ, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, वो क्या है, बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है। जो महासागर के किनारे देश हैं ये प्लास्टिक के कचरे को निपटाएंगे इससे, ठीक है, निपटाएंगे। अब ये बताया, इसमें कई चीज़ बताया कि प्लास्टिक की एक बोतल 450 वर्ष तक बनी रह जाती है, लगभग 80 लाख टन प्रति वर्ष हम लोग महासागरों में पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये बात बताया है। अब आपको ध्यान में रखना है एक चीज़, जो आईएमओ, अब अगला चीज़ क्या करना है, देखो आईएमओ बना है ना, आईएमओ क्या है, यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट एजेंसी है, एक विशेष एजेंसी है जो क्या काम करती है, 2 तरह के काम करती है। देखो पहला उत्तरदायित्व इसका है पोत परिवहन की सुरक्षा और संरक्षा करना, दूसरा है उसी द्वारा जो पोत होते हैं उनके द्वारा समुद्री वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम करना। तो इसका दो तरफा उद्देश्य है। जैसे जनरली मैं बता दे रहा हूं आपको, पहले टेस्ट सीरीज में जब ये क्वेश्चन आता है कि आईएमओ का उद्देश्य, पहला समुद्री एवं वायुमंडल प्रदूषण की रोकथाम करना, दूसरा पोत परिवहन की सुरक्षा और संरक्षा करना, और तीसरा यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। विशेष एजेंसी है, ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी विशेष एजेंसियां होती हैं जिसमें एक विशेष एजेंसी ये भी है। तो ये 3 स्टेटमेंट देता है और क्वेश्चन पूछता है आईएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। तो ध्यान रखना ये तीनों कथन सही हैं, विशेष एजेंसी भी है, प्रदूषण भी रोकथाम कर रहा है और पोत परिवहन की सुरक्षा और संरक्षा भी कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको आईएमओ के बारे में ध्यान रखनी है। ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में मुझे लगता है आप लोग समझ गए ही होंगे। ठीक है, अब इसमें बताया कि समुद्र में कितने तरह के प्रदूषण होते हैं, प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, ये सब मतलब आप लोग मेंस के लिए देख लेना, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। कचरे के कारण कि समुद्र आधारित स्रोत, जैसे जहाज डूब गया,
स्थल आधारित, जैसे सीवर चला गया वहाँ पे, है ना, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक चले गए, है ना। जैसे आप देखोगे, आप लोग जो क्रीम लगाते हो ना, आप लोग खासतौर पे जो लड़कियाँ क्रीम लगाती हैं, उसमें माइक्रो बीड्स होते हैं। अब वो क्या होता है, हमारे पानी के द्वारा जब हम लोग नहाते हैं तो वो क्या करता है, माइक्रो बीड्स चला जाता है पानी में, और पानी से नदी में या समुद्र में चला जाता है। तो ये माइक्रो बीड्स भी, तो क्रीम लगाना बंद कर दीजिए आप लोग, ठीक है, खास तौर पे। अब ये सब वही बताया कि फिर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो वो सब बताया हुआ, आर्थिक हानि, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री में भी हो सकता है एक स्टेटमेंट दे दे, ठीक है। प्री में एक स्टेटमेंट और क्या पूछ सकता है, बेसिकली पूछ सकता है डेड जोन क्या होता है, डेड जोन, ठीक है। महासागरीय डेड जोन क्या होता है, ठीक है। तो मृत क्षेत्र, महासागरीय मृत क्षेत्र होते हैं जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। जिस समुद्री क्षेत्र में ऑक्सीजन खत्म हो जाए, जब प्लास्टिक हो जाएगा बहुत सारा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं महासागरीय मृत क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, मैंने ये बता ही दिया। जायर्स क्या होते हैं, जायर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो धाराएं मिलके एक गोल सा एरिया बना लेती हैं, उसको जायर्स बोलते हैं। अब चूंकि गोल एरिया है तो क्या होगा, इसके बाहर कचरा नहीं जा पाएगा, नहीं तो क्या होता, पूरा फैल जाता महासागरों में। गोल करने के कारण क्या हो रहा है, ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और टेंजेंशियल फोर्स रख के यहीं पे इकट्ठा होते जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ गए, मैंने बता ही दिया। कई सारी वैश्विक पहलें की गई हैं जो समुद्री में फैली गई कचरों के लिए की गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीपीपी है, आपको दिमाग में रखना ही होगा। यूपीपीसीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लंदन प्रोटोकॉल। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि समुद्री पर्यावरण की संरक्षण करने वाला विश्व का पहला अभिसमय है, ध्यान में रखना है। समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करने वाला विश्व का पहला अभिसमय क्या है, लंदन प्रोटोकॉल। इसको और क्या बोलते हैं, अपशिष्ट और अन्य पदार्थों की डंपिंग से समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अभिसमय। कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन बाई डंपिंग वेस्टेज एंड अदर मटेरियल, ठीक है, मैटर्स। यह 2006 में प्रभावी हुआ, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है मरीन पॉल्यूशन। देखो मारपोल का फुल फॉर्म क्या है, मरीन पॉल्यूशन, मारपोल कन्वेंशन। ये क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन। देखो वही है, प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन, आईएमओ का है, ध्यान रखना। अभी हम लोग देखा था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का विशिष्ट एजेंसी है, दो काम करता है, प्रदूषण की रोकथाम और पोत परिवहन उद्योग को सुरक्षा। ये दो काम करता है और यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट एजेंसी है। इसी ने क्या किया था, एक मरीन पॉल्यूशन कन्वेंशन बनाया था, ठीक है। क्या लिखा है, इसके अंतर्गत जलयानों से समुद्र में प्लास्टिक का विसर्जन करना प्रतिबंधित है। तो जलयान क्या करेंगे, प्लास्टिक समुद्र में नहीं डालेंगे, ठीक है। इसके बाद जीपीए बनाया है, फिर जीपीएमएल है, मरीन लिटर, है ना। जीपीएमएल ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हो जाता है, तो आपको 3 कन्वेंशन यहाँ पे याद रखने हैं। देखो लंदन प्रोटोकॉल, मारपोल और तीसरा जीपीएमएल। ये क्यों है, द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यह सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD, जिसको रियो+20 बोलते हैं, 2012 वाले को, ठीक है। रियो+20 क्यों बोलते हैं, रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, 20 साल बाद 2012 में जो होगा उसको बोलेंगे रियो+20। सम्मेलन में जो आरंभ किया जाता है क्या है, जीपीएमएल, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियो सम्मेलन में आरंभ किया गया था। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अगला द्वितीय विश्व महासागरन आकलन रिपोर्ट, ये हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेस्ट सीरीज यूपीएससी हिंदी की आप लोग चाहें तो प्री की अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की हम लोग प्री के बाद वापस स्टार्ट करेंगे सृजन कार्यक्रम।